फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। आज हमारे जो डिस्कशन का टॉपिक है, जो लेक्चर का टॉपिक है आज का, यही है। आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो है वो इसी रिगार्ड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बताए गए। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो है ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स को लेकर जो है एक प्रॉपर डिस्कशन हुआ था इस पर जो है, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स के वॉल्यूम 9 में जो है पेज नंबर 1123 से लेकर पेज नंबर 1145 तक मिलेगा जो है, जहां पर कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट ने जो है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो दैट इज वेरी मच सिमिलर टू सेक्शन 92 ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स अमंग द स्टेट्स की बात करता है, चाहे वो इंटरनल कैरेज के माध्यम से हो या ओशन नेविगेशन के मामले में के थ्रू हो, दैट शैल बी एब्सोल्युटली फ्री। ऐसा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग द स्टेट, वेदर बाय मीन्स ऑफ इंटरनल स्टोरेज और इंटरनल कैरेज या ओशन नेविगेशन, इट शैल बी एब्सोल्युटली फ्री। हमारे यहाँ जो आर्टिकल 301 है, अगर उसे कंपेयर करें हम आर्टिकल 92 ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट में जो है, तो जो 92 ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात की गारंटी देता है कि जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स है वो फ्री होगा अमंग द स्टेट्स। तो ये इंटर स्टेट लेवल की बात कर रहा है। हमारे यहाँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 301 में जिस ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के रिगार्ड में फ्रीनेस की बात कही गई है वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कही गई है। तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपका इंटर स्टेट भी है और आपका इंट्रा स्टेट भी है जो है। दूसरा कि सेक्शन 92 ऑफ जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि ये फ्रीडम एब्सोल्युटली फ्री है, और ये बात वो कोर्ट पर छोड़ देता है कि अगर उसे कोई सर्टन रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है उस लिमिटेशन के ऊपर, तो वो एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी या जो कॉमन सेंस होगा उस समय का, उस पर्टिकुलर सिचुएशन का जो है, उसके अकॉर्डिंगली जो है कोर्ट वहां पर लगा सकती है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ आर्टिकल 301 पे जो सब्जेक्शन लगा हुआ है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में बताया गया है कि किन किन कंडीशंस में जो है रिस्ट्रिक्शंस इन पर जो है लगाया जाता है। तो ये तो रहा कि आर्टिकल 301 का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना और किस देश के संविधान के साथ कंपेयर करते हुए इस प्रोविजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रखा गया था। चैप्टर 13 हमारे यहाँ जो है वो ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स की बात करता है, और इस चैप्टर में आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक के प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 301 इसमें जो है आपके जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड और कॉमर्स की बात करता है, और वहीं आपका आर्टिकल 302 टू 305 जो है ये उन रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है जो कि उस ट्रेड और कॉमर्स के रिगार्ड में लगाए जा सकते हैं या लगाए गए हैं जो है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो ये सोर्स था जो है रिगार्डिंग एडॉप्शन ऑफ दिस प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन था। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है सेक्शन 92 था। अब हम अगर ट्रेड को समझने की कोशिश करें, ट्रेड या कॉमर्स को जो है, तो जो व्यापार है किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का जो है एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है। अगर हम भारत को उसकी जियोग्राफिकल एस्पेक्ट में देखें जो है, तो हर चीज हर जगह प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है। ऐसे में जो है हमें एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो जिस डेमोक्रेटिक सेटअप को, यानी कि जिस फेडरल सेटअप को हमने अडॉप्ट किया था, वहां पर सेंटर स्टेट
या स्टेट के बीच जो है प्रॉपर रूल्स हम इम्प्लीमेंट भी हम कर सकते थे जो है। तो इस रिगार्ड में हमने तमाम इस तरह के प्रोविजंस बनाए जिसके थ्रू सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप को और मजबूती मिले जो है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हर स्टेट हर चीज पैदा नहीं कर सकता है, ऐसे में उसे बहुत सी चीजों की जरूरत के लिए दूसरे स्टेट पर डिपेंड होना पड़ेगा जो है। इसलिए हमें उन रूल्स रेगुलेशंस और लॉस की जरूरत थी जो कि हमारी ट्रेडिंग को न सिर्फ मैनेज कर सके बल्कि प्रॉपरली गवर्न कर सके और प्रॉपरली फैसिलिटेट कर सके। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के प्रोविजंस जो है रखे गए थे। क्या इसके पीछे ऑब्जेक्ट था कि आखिर व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सच प्रोविजंस इन आवर फेडरल या क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है। एक केस था आपका जो है ये ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1950 के केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिस फेडरेशन सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है उस फेडरेशन सिस्टम में इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सीलरेट करने के लिए जो है हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इंटर स्टेट ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए कोई भी जो बैरियर्स हैं उन्हें कम से कम किया जाए। इससे होगा क्या कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनके अंदर एक इस बात की फीलिंग आएगी कि हम सभी भले ही अलग अलग भारत के अलग अलग टेरिटोरियल एरिया में रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन हम सभी एक राष्ट्र हैं, हम सभी एक देश हैं। क्योंकि हमारे बीच व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है, जो ट्रेडिंग के रिगार्ड में जो फ्रीडम हमें मिली हुई है, वो फ्रीडम इतनी प्रॉपर है कि कोई कहीं भी जाकर अपना व्यापार कर सकता है, कोई कहीं भी अपने सामान को यहाँ से वहां तक भेज सकता है। तो एज पर द केस ऑफ A.K. Gopalan, the Supreme Court observed that in a federation it is very much necessary to minimize any of such inter-state barriers as much as possible. By doing this, what it will inculcate, it will inculcate in the minds of the people of this nation, of this federation, of the feeling that they are members of a one nation, and although they are residing in different parts of the country, but they are belonging to a common nation जो है। ऐसी ही बात जो है अटियाबरी टी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम के केस में 1961 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ज्योग्राफिकल बेसिस पर बटे हुए इस देश में इकोनॉमिक रिसोर्सेस को कैसे बेहतर तरीके से यूज करना है, ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स को फ्री नहीं किया जाएगा। being a economic necessity of a nation, it is very much needed that the state have to know that how to utilize the economic resources of the country that is scattered in various parts of the country and utilize it to a common advantage of the entire nation जो है। तो ये उस राष्ट्र से एक्सपेक्टेशन है कि वो जो राष्ट्र है अपने सभी आर्थिक संसाधनों का उपयोग ऐसे करेगा, इस तरह से करेगा, वो आर्थिक संसाधन जो कि भारतवर्ष में अलग अलग राज्य क्षेत्रों में हैं, उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल इस तरीके से करेगा ताकि एक कंबाइंड यूनिट के रूप में जो है हमारी प्रोग्रेस हो सके जो है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट था
इन प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का जो है ये ऑब्जेक्ट था बेसिकली, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स को फ्री करने का जो है। आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है? ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात करता है, कॉमर्स की बात करता है, इंटरकोर्स की बात करता है। यानी कि ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट एनी प्रायर रेस्ट्रेंट अपॉन सच मूवमेंट जो है। फ्रीडम का मतलब क्या? फ्रीडम का मतलब एज पर आर्टिकल 301, क्योंकि आर्टिकल 301 ट्रेड की बात कर रहा है, कॉमर्स की बात कर रहा है, तो हमें आजादी भी, स्वतंत्रता भी इसी एस्पेक्ट में समझनी है। यहाँ पर हम उस फ्रीडम की बात नहीं कर रहे हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के और प्रोविजंस में मिली हुई है। यहाँ हमारी जो फ्रीडम है हमें उसे ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के एस्पेक्ट में सोचना है, जानना है। तो यहाँ फ्रीडम का मतलब कि फ्रीडम here as per article 301 of the constitution means free movement of persons or things, whether they are tangible or intangible, commercial or non-commercial, and must be free from any barriers, either it's interstate or intrastate or any such other impediment, those which are operating such barriers or obstructions। यानी कि आर्टिकल 301 जो है क्या कह रहा है कि ये इस बात की गारंटी दे रहा है। किस बात की गारंटी दे रहा है? गारंटी दे रहा है मूवमेंट की। कैसे मूवमेंट की? किस चीज के मूवमेंट की? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की गारंटी दे रहा है कि फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फ्री मूवमेंट की गारंटी दे रहा है, या कहूं कि ट्रांसपोर्टेशन की गारंटी दे रहा है ऑफ गुड्स, थिंग्स, आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, आइदर कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल, इनके मूवमेंट की गारंटी दे रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के रिगार्ड में इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी इंपेडिमेंट स्टेट के पार्ट पर नहीं लगाया जाएगा। ये फ्रीडम हमें इस एस्पेक्ट में समझनी है जो है। आर्टिकल 301 इस बात की हमें गारंटी देता है। फ्रीडम एज पर आर्टिकल 301 मींस मूवमेंट, मींस मूवमेंट। कैसा मूवमेंट? इसे हम कह सकते हैं कि देयर इट इज लाइक ए फ्री पैसेज, एक वो रास्ता है विदाउट पैसेज ऑफ पर्संस एंड गुड्स विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट। तो जो पहली बात मैंने कही कि आर्टिकल 301 इट गारंटीज द फ्री मूवमेंट, या कहे कि या इट गारंटीज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अतियाबारी टी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम में कही थी, और सगीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 1954 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कि फ्रीडम मींस एज पर आर्टिकल 301 मींस फ्री पैसेज ऑफ पर्संस एंड गुड्स विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट जो है। तो अगर हम आर्टिकल 301 की वर्डिंग पर जाएं तो किस बात की क्या कहता है वो कि फ्रीनेस है किस रिगार्ड में? throughout regarding trade, commerce and intercourse throughout the territory of India। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब यहां पर हो गया विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही इन अलग अलग जियोग्राफिकल पोजीशंस में बटे हुए स्टेट की भी तो पोजीशन है। तो ऐसे में जो है विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, ये इसमें दोनों बातें आ जाती हैं। अब हम चलते हैं कि भाई ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है और इंटरकोर्स क्या है। तो ट्रेड की अगर हम डिक्शनरी मीनिंग तलाशें जो है, चाहे ब्लैक डिक्शनरी चाहे हम गूगल पे सर्च करें, तो हमें गूगल बताता है कि ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में जो है ये कहता है कि और भी कोई चीज जो कि इस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के रिगार्ड में अगर कोई और भी चीज उसे एम्पली सपोर्ट दे रही है, यानी कि उस
बाइंग और सेलिंग के उस ट्रांजैक्शन में कोई और चीज भी अगर सपोर्टिव है तो वो भी जो है ट्रेड की डिफिनेशन में आएगी जो है। तो ट्रेड की डिफिनेशन के रिगार्ड में जो है अगर ये कहा जाए कि ट्रेड का मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के पीछे एक पर्पस है, और पर्पस है प्रॉफिट मेकिंग पर्पस। प्रॉफिट मेकिंग पर्पस, ये सिंपल मीनिंग है। हम इस मीनिंग को एक एज ए लेमैन समझ रहे हैं कि भाई ट्रेड का मतलब होता है किसी चीज की खरीद फरोख्त करना जो है। हम आपको कुछ दे रहे हैं, उसके बदले आपसे कुछ हम ले रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है हमारे आपके बीच में जो है। आपने 500 रुपया दिया, 500 रुपए के बदले हमने आपको अपनी घड़ी दी, तो हमारे आपके बीच एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ। किस लिए? क्योंकि आपको पैसा मिला और हमें घड़ी मिली फॉर प्रॉफिट मेकिंग पर्पस। जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट मेकिंग पर्पजेज। अब जब हम इस ट्रेड को आर्टिकल 301 के एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करें, तो आर्टिकल 301 को हमने अब तक कितना समझा कि ट्रेड और कॉमर्स और इंटरकोर्स की एक्टिविटीज को प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। इसका मतलब ट्रेड का मतलब एज पर द एज पर आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस an actual, structured and organized activity with a definite motive or purpose। अब तक हमने क्या जाना? ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड फॉर प्रॉफिट मेकिंग पर्पस। सही, एकदम सही है। अब इस कॉमर्शियल लैंग्वेज को जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज के एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं। एज पर आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाइंग एंड सेलिंग यहां भी हो रहा है एक प्रॉपर मोटिव, एक प्रॉपर पर्पस के साथ, लेकिन वो ट्रेड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वो ट्रेड प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। यानी कि सच एन बिजनेस ट्रांजैक्शन which is actually organized and structured and have some definite motive or purpose, such a transaction is known as trade as per article 301 of the constitution। ये तो हो गया भाई बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट मेकिंग पर्पस। कॉमर्स पर हम आते हैं। कॉमर्स का मतलब हो भाई कि कॉमर्स जो द वर्ड कॉमर्स इज वेरी मच वाइडर देन द ट्रेड। अगर इसे कहे कि तो, और लेकिन अगर कहूं कि टेक्निकली कहा जाए तो इसका मतलब भी होता है भाई कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो है। लेकिन बस एक जो डिफरेंस वो ये है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का मतलब प्रॉफिटेबल हो ही जो है ये जरूरी नहीं है। कॉमर्स मींस इट टॉक्स अबाउट द मूवमेंट। भाई मूवमेंट होना चाहिए, ट्रांसमिशन होना चाहिए, चाहे वो बाय द मीन्स ऑफ एयर हो, वाटर हो, टेलीफोन हो, टेलीग्राफ हो, ईमेल हो या कोई मीडियम। तो एज पर आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमर्स हियर मींस, या कहूं कि व्हाट इज एसेंशियल फॉर कॉमर्स अंडर आर्टिकल 301 इज, अंडरलाइन इट, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसमिशन एंड नॉट गेन और प्रॉफिट। किसी लाभ के लिए नहीं, for doing a particular business, it must involve selling and buying. It is okay if it is for profitable purpose, it is trade. But if it is not for profitable purpose, it is commerce, because commerce what it needs as per article 301, it just need transportation from one place to another, for it's a transmission from one place to another जो है। चाहे ईमेल के थ्रू जा रहा है, चाहे टेलीफोन के थ्रू जा रहा है, चाहे ट्रक, जहाज या पानी के रास्ते से जा रहा है, सड़क के रास्ते से जा रहा है, तो कुछ हो रहा है, कुछ यहां से वहां जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। अब आते हैं इंटरकोर्स। तो इंटरकोर्स का मतलब समागम, यानी कि अभी बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, ट्रेड स्टार्ट नहीं हुआ है, कॉमर्स की तरफ अभी हम बढ़े ही नहीं हैं, अभी हम उस ओर बढ़ रहे हैं कि किसी
बिजनेस वेंचर को हमें स्टैब्लिश करना है, किसी बिजनेस को मुझे स्टार्ट करना है, तो मुझे किसी दूसरे देश में जाना है, या मुझे अपने, चूंकि हम आर्टिकल 301 की बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी ही कंट्री में किसी दूसरे प्रदेश में जाना है, टेलीफोनिक टॉक करनी है उससे भाई कि हम इस तरह का बिजनेस आपके थ्रू स्टार्ट साहब करना चाहते हैं, आपका इस तरह का एस्टेब्लिशमेंट वहां पर है, हम इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट को अपने यहां लगाना चाहते हैं, या वट एवर जो भी मीन्स हो, जो भी मीन्स हो, जो भी पर्पस हो, आपका जो भी उद्देश्य हो, दैट उद्देश्य, दैट पर्पस मस्ट बी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। ये बात हमेशा याद रखिएगा जो है। अभी उस पर भी हम आगे आते हैं कि कौन कौन सी चीजें ट्रेड या कॉमर्स या इंटरकोर्स के डिफिनेशन में नहीं आती है। Intercourse means commercial intercourse. It means the movement of goods from one place to another. It is okay, but it also involves commercial and non-commercial movement and dealings. जो है यानी कि यानी कि अगर हम वाइडर सेंस में हम समझें इंटरकोर्स क्या है, तो ये ना सिर्फ अपने आप में ट्रेड और कॉमर्स को शामिल करता है, बट इसमें वो एक्टिविटीज भी शामिल हैं जहां पर कि कोई आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है जस्ट टू मेक अ फ्रेंडली एसोसिएशन विद वन अनदर। अब वो फ्रेंडली एसोसिएशन बन किस लिए रहा है? वो फ्रेंडली एसोसिएशन जो है वो किसी ट्रेड और कॉमर्स के रिगार्ड में ही बन रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इंटरकोर्स का मतलब यहां पर कॉमर्शियल इंटरकोर्स, कि अगर हम जो है लखनऊ से उठकर जो है, अगर हम या यूपी से उठकर अगर हम गुजरात जा रहे हैं किसी उसमें जो है, तो हमारा जो मूवमेंट है, वो हमारा जो मूवमेंट है दैट मस्ट बी पर्पसफुल, दैट मस्ट बी पर्पसफुल। ये नहीं कि वहां हम सिर्फ छुट्टी मनाने गए हैं, छुट्टी मनाने नहीं गए हैं, आपकी छुट्टी भी मनाइए आप, लेकिन उसके पीछे एक प्रॉपर पर्पस होना चाहिए कि मतलब कि it also includes the word intercourse includes not only trade and commerce but also such other activities like movement of person from one place to another for the purpose of friendly relationship या friendly association with someone other या with other person। तो यहाँ पर जो है जो इंटरकोर्स है दैट मस्ट बी अ कॉमर्शियल इंटरकोर्स, पर्पसलेस मोशन आपका यहां से वहां तक नहीं होना चाहिए जो है। ये आपका आर्टिकल 30 किसी फ्रेंडली एसोसिएशन को बनाने के लिए यहां से वहां जाता है, तो ये भी जो है इंटरकोर्स के डिफिनेशन में आएगा। तो इसका मतलब कि आर्टिकल 301 में जिस ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स की बात की गई है वो जो है विद इन द डिफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन ही होना चाहिए। तो जिस आर्टिकल 301 में फ्रीनेस की बात कही गई है, तो वो फ्रीनेस जो है मतलब एज पर द फ्रीडम given in article 301 regarding trade, commerce and intercourse, it does not mean that it is mean that freedom from laws and rules governing the country। इसका ये मतलब नहीं कि जो लॉज है नेशन की, जो है जो विधियां हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनसे उसका मतलब उनसे वो फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 301 इस चीज को प्रॉपरली क्लैरिफाई करता है। आर्टिकल 301 से लेकर आपके 307 तक के जो प्रोविजंस हैं वो इस चीज को प्रॉपरली क्लैरिफाई करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन कौन सी चीजें फ्रीडम ऑफ ट्रेड को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, कौन कौन सी चीजें जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स को जो है इंपीडमेंट करती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, और साथ ही साथ कौन कौन सी चीजें ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स को जो है प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए, ताकि ट्रेड एक्टिविटीज को जो है स्मूदर और इजियर मैनर में चलाया जा सके। तो रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस इज अनदर थिंग, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस इज अनदर थिंग बाय द मीन्स ऑफ लॉ, और putting direct impediment, putting direct obstruction, putting direct restriction on trade and commerce is another thing। तो आर्टिकल 301 का जो प्रोविजन है वहां अट्रैक्ट होता है जहां की ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स पर जो है डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है स्टेट का, जो है चाहे वो पार्लियामेंट के थ्रू, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू जो है,
ये बहुत काम की बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा कि आर्टिकल 301 वहां अट्रैक्ट होता है जहां पर कि ट्रेड और कॉमर्स पर डायरेक्ट और इमीडिएट जो भी लॉज हैं, चाहे वो टैक्सिंग लॉ है या कोई भी वट एवर द लॉ, अगर उससे ट्रेड और कॉमर्स पर डायरेक्ट और इमीडिएट इफेक्ट पड़ रहा है तो भाई वो आर्टिकल 301 को अट्रैक्ट करता है और सच लॉ विल बी वाइड। लेकिन अगर कोई इस तरह का टैक्स, इस तरह की प्रोविजंस अगर स्टेट या पार्लियामेंट लगा रही है, अगर वो रेगुलेटरी मेजर का है, उससे चीजों को रेगुलेट किया जा रहा है, उस चीज के थ्रू उस पर्टिकुलर ट्रेड या बिजनेस को और बेहतर बनाया जा रहा है फॉर द स्मूदर फंक्शनिंग, फॉर द इजियर फंक्शनिंग जो है, ताकि जो ये ट्रेड या बिजनेस की जो एक्टिविटीज है जो है ये बहुत आराम से, आसान तरीके से जो है चल सके जो है, तो दैट विल नॉट अमाउंट टू, या कहूं कि दैट विल नॉट अट्रैक्ट आर्टिकल 301 जो है। अब आता है कि हाँ कि ये तो रहा कि मतलब कि क्या डिफिनीशन है, क्या ऑब्जेक्ट है, और ट्रेड और कॉमर्स या इंटरकोर्स की क्या डिफिनीशन, क्या ऑब्जेक्ट है, और किस किस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कहते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि ट्रेड और कॉमर्स और इंटरकोर्स की डिफिनीशन में नहीं आती है। तो सवाल ये कि जो ये रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है आर्टिकल 301 में, जिस रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है, तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है एज पर द प्रोविजंस जो कि पार्ट 13 में ही बताए गए हैं। तो इसका मतलब कि आगे के प्रोविजंस में जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात होगी जो है, लेकिन ट्रेड और कॉमर्स और इंटरकोर्स की वो एक्टिविटीज, या कहूं कि हाँ वो एक्टिविटीज जिसे कि लॉ ऑफ द लैंड जो है वो जस्टिफाई नहीं करता है, तो वो जो है उस तरह की ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स की जो एक्टिविटीज हैं वो रेस्ट एक्स्ट्रा कॉमर्शियम बोली जाती है। तो यही आपकी डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट एक्स्ट्रा कॉमर्शियम, जो कि क्या कहते हैं, जो कि आपका जो है आर्टिकल 301 के ही रिगार्ड में है। ऐसी एक्टिविटीज जो कि एज पर सोसाइटल नॉर्म या एज पर लॉ जो है वो अगर क्या कहते हैं वैलिड नहीं है, तो वो ट्रेड और कॉमर्स की एक्टिविटी, इंटरकोर्स की एक्टिविटी में नहीं आती। जैसे लॉटरी खेलना, जुआ खेलना, गैम्बलिंग या लॉटरी का जो बिजनेस है हमारे यहाँ वो वैलिड नहीं है एज पर द लॉ जो है। तो उस तरह की एक्टिविटीज को ये नहीं कह सकता है कि साहब मेरे आर्टिकल 301 का ये वायलेशन हो यहाँ पर हो रहा है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी चामर बागवाला का केस था 1957 का जो है। इस केस के अकॉर्डिंगली जो है द बॉम्बे लॉटरीज एंड प्राइज कंपटीशन कंट्रोल एंड टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1952, इस एक्ट के थ्रू जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे जो प्राइस कंपटीशन थे जो हैं, और क्या कहते हैं वो जो प्राइस कंपटीशन थे जो है उन पर जो है ये इस तरह की रोक लगाई गई थी जो है। और चूंकि इस तरह के प्राइस कंपटीशन में चूंकि गैम्बलिंग नेचर का था जो है, और इस रिगार्ड में लॉटरी की बात, लॉटरी के थ्रू जो है रिजल्ट को आउट करने की बात थी जो है, तो कोर्ट ने कहा भाई कि इट शुड नॉट बी रिगार्डेड एज ए ट्रेड और कॉमर्स जो है। कोर्ट ने कहा कि जो प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 301 है, या कहूं कि जो अट्रैक्शन ऑफ आर्टिकल 301 है, यानी कि 301 तब अट्रैक्ट होगा कि ऐसी एक्टिविटीज जो कि लॉफुल एक्टिविटीज हैं, लॉफुल ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो है अगर वो एक्टिविटीज लॉफुल ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं है, देन सच एक्टिविटीज आर रेस्ट एक्स्ट्रा कॉमर्शियल, यानी कि एक्टिविटीज विच कुड नॉट बी सेट टू बी ट्रेड और कॉमर्स और बिजनेस, उन्हें रेस्ट एक्स्ट्रा कॉमर्शियम बोला जाता है। ये ऐसी एक्टिविटीज विच कुड नॉट बी सेड टू बी ट्रेड और कॉमर्स और बिजनेस जो है। तो चूंकि लॉटरी की जो प्रकृति है, लॉटरी हैज बीन हेल्ड टू बी अ गैम्बलिंग ऑफ गैम्बलिंग नेचर, और चूंकि लॉटरी में कोई स्किल
इन्वॉल्व नहीं होती है, इट जस्ट मैटर ऑफ चांस, जस्ट एन एलिमेंट ऑफ चांस यहाँ पर है। उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है लॉटरी में जिसमें जो है कि हम ये कह सकें जो है कि इसमें कोई स्किल यहाँ पर जो है इन्वॉल्व हुई है। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के रिगार्ड में ऐसी एक्टिविटी जो कि एज पर द लॉ जो है वो लॉफुल ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, देन सच ट्रेडिंग एक्टिविटीज कैन बी पुट आउटसाइड द परव्यू ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स as it is protected by Article 301 of the Constitution। ये तो रहा कॉन्सेप्ट कि क्या ट्रेड, क्या कॉमर्स और क्या इंटरकोर्स है, उस पर क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो ट्रेड, कॉमर्स और इनके डिफिनेशन में नहीं आती है। अब जो नेक्स्ट प्रोविजंस हैं आर्टिकल 302 से 305 तक हमारे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस टू ट्रेड एंड कॉमर्स। आर्टिकल 302 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पार्लियामेंट को पावर देता है। तो आर्टिकल 302 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इट गिव्स एज पर द बेयर लैंग्वेज, आई एम डिस्कसिंग दिस। आर्टिकल 302 ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, commerce or intercourse carried on within the state or across state anywhere in the territory of India, and such restrictions can only be imposed taking into the due consideration of the interest of the public। यानी कि पार्लियामेंट चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जनहित के संदर्भ में किसी भी ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के रिगार्ड में लगा सकती है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि पार्लियामेंट्री पावर है कि वो किसी भी व्यापार, किसी भी बिजनेस के ऊपर जो है वो कोई भी इस तरह का रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा सकती है। तो पार्लियामेंट की पावर रिगार्डिंग एज पर 302 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इस बात को सीधे सीधे कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट जो है जनरल इंटरेस्ट में जो है इस तरह की पावर को जो है वो यूज कर सकती है। जहां पर जो है क्या कहते हैं पार्लियामेंट जो है इस यानी कि जो है पार्लियामेंट जो है लोक हित को ध्यान में रखकर जो है इस तरह का रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा सकती है। क्या लिखा हुआ है? पार्लियामेंट में बाय लॉ इम्पोज सच रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए पार्लियामेंट्री लॉ का होना जरूरी है। पार्लियामेंट्री लॉ का होना जरूरी है, लेकिन वो पार्लियामेंट इस तरह की लॉ तभी बना सकती है जबकि उसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। इसका मतलब ये हुआ कि द पावर टू डिसाइड वेदर समथिंग इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और नॉट इज सोलली गिवन टू द पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट को ये डिसाइड करने का मौका दे दिया गया है आर्टिकल 302 की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली कि पब्लिक इंटरेस्ट कहीं इन्वॉल्व है या नहीं है, इसको आप तय कीजिए और आप ही तब इसके बाद कोई प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन जो है रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के ऊपर लगाइए। लेकिन यहीं पर पार्लियामेंट की पावर को जो है केप्ट इन चेक रखा गया है। वो कैसे? तो आर्टिकल 302 को आप जब भी पढ़ें तो आर्टिकल 302 को आप जो है आर्टिकल 303 सब क्लॉज 1 और 2 के रेस्पेक्ट में पढ़ें। अब ये क्या है? आर्टिकल 302 में तो आपने देखा जो है कि पार्लियामेंट की पावर है कि पार्लियामेंट जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट में जो है ट्रेड, कॉमर्स और या इंटरकोर्स पर वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। 303 आपका जो है ये स्टेट की पावर है रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। आर्टिकल 303 सब क्लॉज 1 है, सब क्लॉज 2 है। वेयर राइट आपके पास है, अब उसे आप देखिए। बाई कंपेयरिंग आर्टिकल 302 एंड 303,
The power of parliament is given in Article 302, but it is kept in check by Article 303. How? Article 303 subclause 1 states that Parliament does not have the power to make any law which will keep one state at a more preferable position than the other state by virtue of any entry in trade commerce in any of the lists in 7 schedule. क्या कहता है? चूंकि पार्लियामेंट और स्टेट्स की जो लॉ मेकिंग पावर है वो आपकी शेड्यूल 7 में बताई गई है. यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है. ट्रेड और कॉमर्स के रिगार्ड में लॉ बनाने का राइट पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट के पास भी है. तो ऐसे में तब जबकि आर्टिकल 302 में पार्लियामेंट लॉ बना रहा है रिगार्डिंग पुटिंग एनी regulatory restriction on trade, commerce and intercourse, Parliament have to comply with Article 303 subclause 1 of the Constitution, जो ये कहता है कि पार्लियामेंट जब भी किसी सब्जेक्ट पर शेड्यूल 7 में बताई गई किसी भी लिस्ट पर लॉ बना रहा है तो पार्लियामेंट ऐसा नहीं करेगा कि वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को दूसरे पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर प्रेफरेंस दे दे या वरीयता दे दे. इसी आर्टिकल 303 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? सब क्लॉज 2 कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है जबकि वो ऐसा ऐसा बता दे. क्या बता दे? क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 303 स्टेट्स दैट पार्लियामेंट कैन डू सो, यानी कि पार्लियामेंट प्रेफरेंस दे सकती है. पार्लियामेंट कैन डू सो इफ इट इज प्रोक्लेम्ड बाय लॉ, यानी कि 302 में पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है उस लॉ में वो कह दे, इस लॉ में वो कह दे, इट इज प्रोक्लेम्ड बाय लॉ दैट इट इज इसेंशियल टू मेक सच प्रोविजंस. ये जरूरी है इस तरह के प्रोविजंस को रखना, दैट इट इज एसेंशियल टू मेक सच प्रोविजंस और रेगुलेशंस बिकॉज देयर इज अ नीड, देयर इज इंडीड अ scarcity of goods in some parts of the country, जो है कि भैया वहां पर किसी पर्टिकुलर गुड की कमी हो गई है और ऐसी कमी के रिगार्ड में हम स्पेशल लॉ के थ्रू जो है एक स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हैं. जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी स्टेट में अगर चावल हो रहा है और दूसरा स्टेट जो उससे सटा हुआ है वहां चावल नहीं होता या कम चावल होता है, अब उस स्टेट से दूसरे स्टेट में चावल दिया जा रहा है या एक स्टेट उसके और बगल में जहां चावल बिल्कुल नहीं होता है, तो अगर किसी एक स्टेट से उस स्टेट में जहां कम चावल दिया जा रहा है और जहां बिल्कुल चावल नहीं है वहां चावल दिया जा रहा है और पार्लियामेंट से कोई लॉ बनाती है जहां पर बिल्कुल चावल नहीं हो रहा है उसको थोड़ी सी प्रेफरेंस दे देती है दूसरे स्टेट के ऊपर जहां पर कम चावल हो रहा है. तो आर्टिकल 303 सब क्लॉज 2 के प्रोविजन वहां पर एप्लीकेबल होंगे भाई की जरूरत थी, वहां पर कमी है, वहां भूखे लोग मर रहे हैं, इसलिए पार्लियामेंट ऐसी लॉ बना रही है और पार्लियामेंट अपनी उस लॉ में प्रोक्लेम कर देगी, ये चीज जो है घोषित कर देगी कि हम इसलिए इस तरह की लॉ को बना रहे हैं. यानी कि आर्टिकल 302 रीड विद आर्टिकल 303 सब क्लॉज 1, 303 सब क्लॉज 2. 303 सब क्लॉज 1 ने साफ साफ कह दिया कि आप ऐसी लॉ नहीं बना सकते, किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर प्रेफरेंस नहीं देंगे भले ही ट्रेड और कॉमर्स के रिगार्ड में शेड्यूल 7 की किसी भी लिस्ट में कुछ भी लिखा हो. 303 सब क्लॉज 2 कह रहा है हाउएवर पार्लियामेंट कैन मेक सच लॉ इफ इट प्रोक्लेम्ड दैट, यानी पार्लियामेंट ऐसी लॉ बना सकती है जबकि वो ये बता दे भाई कि हाँ भाई जरूरत है ऐसी जो है इसलिए लॉ बनानी है. फिर चलते हैं बच्चों की आर्टिकल 304A. बेरेट की लैंग्वेज देखिए. आर्टिकल 304 सब क्लॉज ए ये कहता है कि आर्टिकल 304 सब क्लॉज ए कहता है कि ये स्टेट को पावर देता है कि द स्टेट शुड इंपोज टैक्स ऑन एनी गुड्स ट्रांसपोर्टेड या इंपोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट्स if allied goods are taxed in the state too. It is done so that there is no discrimination between goods produced within the state
एंड गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम सम अदर स्टेट्स। जो है हमारे यहाँ भी चावल होता है, हमारे यहाँ चावल कम होता है। बगल स्टेट ऑफ बिहार है, वहाँ चावल हमारे यहाँ से ज़्यादा होता है। हम वहाँ से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, और उन गुड्स को इंपोर्ट करने के रिगार्ड में हम अपने स्टेट में अगर कोई टैक्सिंग लॉ लगाते हैं, अगर दोनों चीजें सेम है, वहाँ का भी चावल है, यहाँ का भी चावल है, तो अगर हम उस पर ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं जो चावल वहां से यहाँ लेकर हम आ रहे हैं, तो भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा। जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा। जो है इस तरह का कोई हम टैक्स जो है, स्पेशल टैक्स जो है, हम उन स्टेट्स के रिगार्ड में नहीं लगा सकते जहां से चावल आ रहा है। आर्टिकल 304A क्या कहता है? स्टेट शुड इम्पोज टैक्स ऑन एनी गुड्स ट्रांसपोर्टेड इंपोर्टेड फ्रॉम द स्टेट इफ अलाइड गुड्स आर टैक्स इन द स्टेट टू। अगर वैसे ही वो चीजें हमारे स्टेट में भी हो रही हैं, उन पर अगर टैक्स लग रहा है तो ठीक, और नहीं तो अगर आप वहां से लेकर आ रहे हैं, अपने वाले के यहाँ कोई टैक्स, अपने यहाँ होने वाले चावल के रिगार्ड में उसकी अगर सेलिंग हो रही है, चाहे विद इन स्टेट हो रही है या आउटसाइड द स्टेट हो रही है, उस पर कोई टैक्स आप नहीं लगा रहे हो। उनका चावल अगर यहाँ लेकर यहाँ आ रहे हैं बेचने के लिए, वो जो है तो आप उस पर टैक्स लगा रहे हो। तो कहा भाई ये सही नहीं है। एज पर आर्टिकल 304A, it is done so that there is no discrimination between goods produced within the state and goods imported from some other state. जैसे इसमें एक केस भी याद आ गया कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस भाईलाल भाई का केस था, मध्य प्रदेश का जो है, जहां पर कि जहां पर कि मामला था कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है, जो तंबाकू जो है वो दूसरे स्टेट से अपने यहाँ ला रही थी, उस पर वो टैक्स लगा रही थी, और अपने स्टेट में जो होने वाला तंबाकू है उस पर कोई वो टैक्स नहीं लगा रही थी। तो कोर्ट ने कहा भाई कि ये जो टैक्स है ये सही नहीं है, और टैक्स को डिसअप्रूव कर दिया और कहा कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, जो है ये डिस्क्रिमिनेट करता है इस रिगार्ड में। जो है फिर आपका आता है आर्टिकल 304 सब क्लॉज बी। सब क्लॉज बी कहता है कि states can impose certain reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce and intercourse as may suit the public interest. But what यानी कि इसमें आगे प्रोविजो जोड़ा हुआ है, कि लेकिन no such bill or amendment for such shall be put forward in the state legislature without the prior approval of the president. यानी कि आर्टिकल 304 सब क्लॉज बी ये कहता है कि स्टेट्स जो हैं वो टैक्स इम्पोज कर सकती हैं, क्या कहते हैं, रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो स्टेट्स लगा सकते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स पर, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक जो है इस तरह का टैक्स वो लगा सकते हैं। इस तरह का वो ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स पर वो जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाय द मीन्स ऑफ टैक्स या व्हाटएवर कुछ भी वो लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह का कोई भी टैक्स या इस तरह का कोई भी बिल या रिस्ट्रिक्शन जो है तब तक पुट फॉरवर्ड नहीं होगा जब तक कि उस रिगार्ड में प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो नहीं हो जाता है। तो अगर हम आर्टिकल 304 सब क्लॉज बी की लैंग्वेज को देखें, जो कहता है कि इट कैन इम्पोज, द स्टेट कैन इम्पोज सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within the state, with or within that state as may be required in the public interest. आगे प्रोविजो है that no bill or amendment for the purpose of class B shall be introduced or moved in the legislature of a state without the previous sanction of the president. इसका मतलब अगर हम जुबेरा की लैंग्वेज को देखते हैं तो यहाँ देख के हमें लगता है कि अगर ऐसा कोई बिल बिना प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट अगर
आ गया जो है और पास भी हो गया जो है, तो जैसा कि बेयर्ड की लैंग्वेज कह रही है कि वो बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, आपको भी यही लग रहा होगा। लेकिन अगर हम आर्टिकल 304 सब क्लॉज बी के इस प्रोविजन को हम आर्टिकल 255 के साथ अगर पढ़ें तो हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कोई चीज सिर्फ इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाती है क्योंकि उसमें पहले कहा गया था कि ये प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ आनी है। अगर वो बिना प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट के साथ आ भी गई तो वो सिर्फ इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगी, जैसा कि आपका आर्टिकल 255 कहता है। इसका मतलब कि सब्सिक्वेंटली आ जाने के बाद फिर बाद में भी प्रेसिडेंशियल जो है अप्रूवल जो है वो लिया जाना चाहिए। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि आर्टिकल 304 सब क्लॉज बी को आप 255 के साथ पढ़िएगा। कभी कोई आपसे कोई सवाल इस पर पूछ सकता है प्रॉब्लमेटिक वे में जो है, तो आपके दिमाग में आर्टिकल 255 के प्रोविजंस जो है होने चाहिए। यानी कि आर्टिकल 304 सब क्लॉज बी को फुलफिल करने की 3 कंडीशन हैं कि रिगार्डिंग बिफोर पुटिंग सच रिस्ट्रिक्शन बाय द स्टेट कंसर्निंग पब्लिक इंटरेस्ट, an approval from the president must be taken priorly या must be taken beforehand. दूसरा, the restriction must be reasonable, sensible and rational. and तीसरा कि it must be in the interest of the public जो है। यानी कि ये कंडीशंस हैं जहां पर जो है कि और ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट या जो स्टेट्स हैं जो हैं वो लॉ बना सकते हैं। हमने ये भी देखा कि 302 से लेकर 305 तक जो कंडीशंस हैं जो हैं उनमें जो पार्लियामेंट की पावर है जो है वो जो है सुपीरियर है एज पर द स्टेट पावर जो है। आर्टिकल 305 ये सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉस की बात करता है, यानी कि पहले से कोई जो लॉ एग्जिस्ट कर रही है, यानी बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन जो ऐसी लॉ जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं उन लॉस के सेविंग की बात। सेविंग का मतलब यहाँ पर जो है भाई कि अगर वो उन लॉ का एग्जिस्टेंस है रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स के रेगुलेशन को लेकर या किसी रिस्ट्रिक्शन के रिगार्ड में अगर उन लॉस का एग्जिस्टेंस अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बना हुआ है तो आर्टिकल 305 जो है उन एग्जिस्टिंग लॉस को जो है ये प्रोटेक्शन जो है आपका देता है। तो फिलहाल इस कॉन्सेप्ट के रिगार्ड में ये हमारे आर्टिकल 301 से लेकर 305 तक के प्रोविजंस थे जो है। आगे अभी हम ये हमारे इस लेक्चर का पहला पार्ट